स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो ये स्टेट बिहार में जो होने वाली है और बाकी जो छोटे मोटे कंप्यूटर्स के कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी ये लगातार सीरीज है जिसमें आज हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के पहले एमसीक्यूज से, जो हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए सी लैंग्वेज का फादर कौन है पूछ रहा है। क्या वो स्टीव जॉब्स है, क्या वो जेम्स गॉसलिंग है, क्या वो डेनिस रिचे है या रैस्मस लर्डफोर्ड है। तो सी लैंग्वेज का फादर है हमारा डेनिस रिच। का आंसर हो गया डेनिस रिच। देखिए सी लैंग्वेज जो है सो 1972 में आया, मतलब डेवलप हुआ। कहाँ डेवलप हुआ ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो डेवलप हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एटी एंड टी बेल लैब्स में। ठीक है, कहाँ डेवलप हुआ, एटी एंड टी बेल्स लैब्स। यहाँ एटी क्या है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। रिनेम्ड किया गया इसको बाद में बेल लेबोरेटरी के। ठीक है, अब इसको डिजाइन किया गया था यूनिक ओएस के लिए। सी लैंग्वेज में लिखा गया सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम था। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कैसा होता है सी लैंग्वेज का, मतलब सीक्वेंस जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो वो टॉप से लेके बटम तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। किसी भी प्रोग्राम को हम सी में रीड करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, और सी का अपना एक्सटेंशन होता है सी प्रोग्राम का, वो है हमारा डॉट सी। ठीक है, बी लैंग्वेज की सक्सेसर थी, लेकिन ये इसमें बी एंड बी सी पी एल दो जो लैंग्वेज थी उनकी दोनों प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम सी के बारे में कितना कुछ जान लिए। जो सी लैंग्वेज जो था सो 1970 में आया, इसको डेनिस रिचे ने डेवलप किया। कहाँ डेवलप किया, एटी एंड टी बेल्स लैब में। और ये इसमें सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम कौन सा लिखा गया, तो यूनिक्स ओएस। ठीक है, यूनिक्स ओएस सबसे इसका लार्जेस्ट प्रोग्राम था और इसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट सी इसका एक्सटेंशन था। और ये क्या है, ये सक्सेसर है बी लैंग्वेज का, लेकिन इसमें बी और बी सी पी एल दोनों का प्रॉपर्टी है। तो इतना कुछ हम जान लिए सी लैंग्वेज के बारे में। तो अब हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे हमसे जितने भी हो सके हम वो चीज जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द सी प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विथ डैश सिंबल। सी का जो प्री प्रोसेसर होता है उसको हम कैसे, मतलब किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो देखिए पहले हम जानते हैं जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें हेडर फाइल का यूज होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में। मतलब प्रोग्राम में जितने भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को हेडर फाइल में स्टोर किया जाता है, जितना भी प्रोग्राम में हेडर मतलब रिजर्व वर्ड होते हैं या कीवर्ड होते हैं, उस सबको पहले हम हेडर फाइल में स्टोर करते हैं। वही हुआ हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। उसको हम कैसे, किस सिंबल का यूज करते हैं, तो उसके लिए जो हम सिंबल का यूज करते हैं वो है हैश। हैश सिंबल का हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब व्हाट इज हैश इंक्लूड stdio.h, क्या है ये, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूजन डायरेक्टिव है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है या कोई नहीं। तो इसका आंसर है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जैसे हम देखे हैं कि क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम होता है जो कि सोर्स कोड को कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले प्रोसेस कर देता है। मतलब हमारा फाइल कैसे होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, पहला होता है, यहाँ पे देखिए सोर्स फाइल हुआ, पहला हो गया सोर्स फाइल, फिर आ गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर आ गया कंपाइलर, फिर आ गया असेंबलर, फिर आ गया लिंकर, और फिर आ गया एक, फिर होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट। ठीक है, प्री प्रोसेसर फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट आई फाइल। तो
ये इसका सी का आंसर हो गया हमारा studio.h। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो कि हेडर फाइल का यूज होता है। इसमें हर एक कीवर्ड या जितने भी रिजर्व वर्ड को हेडर फाइल में स्टोर किया जाता है तथा प्रत्येक हेडर फाइल के लाइब्रेरी फाइल में रखा जाता है। तो अब हम आते हैं इन सी एरे इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सी में एरे इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एज यूजुअल ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 0। ठीक है। Which operator is used to access value at the address stored in a pointer। मतलब इनसे जितने ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसका हम यूज करते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जो कि एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर में। तो इसका हो गया आंसर बी, ये। ठीक है। देखिए पॉइंटर क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा। जो पहले पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। दूसरा जो कोई वेरिएबल हो उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर। ठीक है। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम लिखते हैं और टाइप लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूं, जैसे कि ये इंटीजर टाइप है, ये हो गया पॉइंटर का ये सिंबल, ये हो गया ptr और ये हो गया हमारा सेमी कॉलन। तो पॉइंटर को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। तो ठीक है। विच स्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव टू न्यू लाइन। न्यू लाइन में मूव करने के लिए हम कौन सा सीक्वेंस का यूज करते हैं, तो देखिए ये जो है /0, इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम नल कैरेक्टर का यूज करते हैं। /n का यूज क्यों करते हैं, न्यू लाइन का यूज करते हैं, न्यू लाइन का यूज करते हैं। /t का यूज कब करते हैं, टैब के लिए करते हैं, जब हम टैब का यूज करते हैं /t। और डबल स्लैश का यूज कब करते हैं, बैक स्लैश में। तो आप लोग समझ गए होंगे जो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो गया /n। मैंने तो यहाँ लिख ही दिया न्यू लाइन, क्वेश्चन भी न्यू लाइन पूछा है, मतलब /0 का यूज होता है नल कैरेक्टर, /n का यूज होता है न्यू लाइन, /t का यूज होता है न्यू टैब के लिए, और डबल स्लैश का होता है बैक स्लैश के लिए, बैक स्लैश के लिए। ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए एक प्रोग्राम है जिसमें हमें आउटपुट पूछ रहा है, जो आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखिए जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, अभी मैं बताई थी सी प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब देखिए इंट ए है 20, बी का वैल्यू सॉरी इंट ए है 10, बी का वैल्यू है 20। अब हमें प्रिंट में करना है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए बी। अब ये क्या होता है, देखिए ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, हमें टर्नरी ऑपरेटर को जानना होगा। जो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, क्या बोली हूँ मैं, टर्नरी ऑपरेटर है ये। देखिए ये है टर्नरी ऑपरेटर, आप लोग पढ़े होंगे, मैं एक बार टर्नरी ऑपरेटर आपको बता देती हूँ। इसमें 3 वैल्यू होते हैं, एक स्लैश आया, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क आया, ये है ना, स्लैश आया, देखिए क्वेश्चन मार्क्स आया, फिर ये एक वैल्यू, बी वैल्यू। अब इसका वैल्यू सॉरी ये बी नहीं लिखना है, वैल्यू। अब देखिए क्या होता है, अगर ए बी से बड़ा है, टर्नरी में यही होता है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए का वैल्यू प्रिंट होगा, और अगर ए बी से छोटा है मतलब तब बी का प्रिंट होगा। मतलब अगर ये ट्रू हुआ तो ये आया, फॉल्स हुआ तो ये आया। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है 20, ये होगी 10 और बी का वैल्यू है 20। तो 10 क्या 20 से बड़ा है, नहीं, 10 20 से छोटा है, तो क्या वैल्यू आएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगर हमें ए का वैल्यू रहता है यहाँ 30 और बी होता 20, तो क्या 30 20 से बड़ा है, तो हाँ, तो हमारा आंसर हो जाता वहाँ 30। यही रूल होता है इसका, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट निकालने वाले। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इन अ सी।
कम से कम एक ही बार कौन सा लूप यूज होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या इनफाइनाइट लूप? तो इसका आंसर होगा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होता है, देखिए जब कंडीशन चेक होता है, डू व्हाइल लूप में कंडीशन कब चेक होता है, एग्जीक्यूशन के बाद चेक होता है, इसीलिए ये एक ही बार यूज किया जाता है प्रोग्राम में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोला है, जो व्हाट इज फाइनल वैल्यू इन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि हमारा हेडर फाइल है, ये हो गया मेन फंक्शन, ये हो गया वॉइड, ये देखिए ये है मेन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ये इंटू करेंगे। 9 5 जा कितना हो गया 45, 45 को हम डिवाइड कर दिए 3 से, कितना हो गया 50, और उसके बाद क्या बचा ये, यहाँ पे लाए 9, आंसर कितना हो गया 24, इसका आंसर हो गया 24। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी है हमारा एक प्रोग्राम। चलिए तो इस प्रोग्राम में क्या बोल रहा है, जो वॉइड रिवर्स फंक्शन है इंट आई रिवर्स 1, वाइड रिवर्स इंट आई, इफ आई अगर बड़ा है 5 से तो रिटर्न करना है आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा कब तक आई बड़ा होगा 1 2 3। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है ना, तो पहले वैल्यू इसका 1 आया, तो 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 में 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 में +1 क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 हो गया, अब 3 में +1 तो 4, अब 4 में +1 तो 5। कब तक, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर क्या है ये 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल इन सी, 0 1 गार्बेज वैल्यू और नल। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। अब गार्बेज वैल्यू देखिए, local variable are stored in stack memory and contain garbage value until explicitly initialized। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर होते हैं हमारे सी में, तो उसमें वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, क्या इंट है, क्या 1 2 3 वैर है, क्या टोटल मार्क्स है, या फिर हमारा फ्लोट वैल्यू है। तो चलिए पहले देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। तो प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड एंटिटी को एक नाम दिया गया है ताकि हम पूरे प्रोग्राम में इंडिविजुअली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सके, उसे ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, मतलब हम जैसे कि प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट ए इंट बी, ये सब क्या है ए बी सी जी, ये सब एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, जैसे कि ए बी सी 1 2 3, ये सब हो गया आइडेंटिफायर। तो चलिए अब हम जानते हैं जो इसमें क्वेश्चन पूछा है जो कौन सा है वैलिड। तो देखिए आइडेंटिफायर में क्या होता है, जो आइडेंटिफायर कभी भी स्टार्ट नहीं होता है डिजिट से, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, आइडेंटिफायर कैन नॉट यूज आइडेंटिफायर, तो ये हमारा गलत हो गया फिर से। उसके बाद ये कभी भी ये स्लैश व्लैश वगैरह जो होता है, जैसे कि ये स्लैश है, ये कभी भी ये वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ये सिर्फ नीचे वाला स्टोर करता है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा जो इसका आंसर अच्छे से जो क्या है कैसे है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन इन अ सी इफ नॉट स्पेसिफाइड। अगर सी में डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फंक्शन आएगा, क्या वो इंट होगा, क्या वो वाइड होगा, क्या वो फ्लोट होगा, क्या वो डबल होगा। तो इसका आंसर होगा ए इंट। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर रिटर्न टाइप मेंशन ना हो तो फंक्शन को हम एज्यूम कर लेंगे इंट। ठीक है, सी में। अब देखियो क्वेश्चन नंबर 14 पे आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली।
डायनेमिकली मेमोरी क्या होता है? डायनेमिकली मेमोरी एक टेक्निक होता है जो कि प्रोग्राम कंट्रोल करता है मेमोरी को जब एलोकेशन करते हैं तब। अब देखिए मैलॉक का क्या ये काम होता है? एलोकेट करता है ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी। कैलॉक का क्या काम करता है? कैलॉक क्या करता है? एलोकेट करता है और इनिशियलाइज करता है मेमोरी को। रीएलोकेट क्या करता है? रीएलोकेट और रिसाइज प्रीवियसली एलोकेट करता है मेमोरी को। एक लाइब्रेरी फंक्शन आता है हम लोगों का ऐसा stdlib.h, इसमें ये सारे फंक्शन स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मैलॉक क्या करता है? एलोकेट करता है ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी को। कैलॉक क्या करता है? एलोकेट और इनिशियलाइज करता है। और रीएलोकेट क्या करता है? रीएलोकेट करता है और रिसाइज करता है प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी को। तो यहाँ क्या पूछता है? यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सारा का सारा, क्योंकि इसने ये नहीं कहा जो ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी को स्टोर कर रहा है, इसने ये नहीं कहा कि ये तो एलोकेट कर रहा है और इनिशियलाइज कर रहा है, इसने ये नहीं कहा कि रीएलोकेट और रिसाइज करता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है? व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड? पूरे सी कोड का पूरा आउटपुट क्या है? तो देखिए यहाँ इंट मेन के बाद क्या आया? y का 2 वैल्यू दे दिया है यहाँ पे और y का ही वैल्यू बोल रहा है प्रिंट करने। तो देखिए y को अगर 2 बार डिफाइन कर दिया इसलिए ये एक एरर प्रोवाइड करेगा। वो एरर का नाम आएगा हमारा कंपाइल टाइम एरर। ये कुछ भी नहीं करेगा, एक वैल्यू रहता तो सोचा जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है सी लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज है? तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा जो ये सब लैंग्वेज क्या होते हैं। तो देखिए मशीन लैंग्वेज सबसे पहला लैंग्वेज था प्रोग्रामिंग का। ये 0 1 की स्ट्रिंग में यूज किया जाता था इसको। मतलब ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रहता था जिसमें 0 1 0 1 0 1 यही होता था, जो मशीन अभी भी यही समझता है। और सबसे 0 1 0 1 करके ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। ओनली लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेट के समझ जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया है? ये आउटडेटेड हो गया। इसको इसमें एरर फाइंड करना बहुत टफ हो जाता था। कितना 0 1 0 1 का हम स्टोर रखेंगे? ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में सबसे पहला डेवलपमेंट रहा और इसका इन्वेंशन 1949 में हुआ। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता था। फिर मशीन के बाद जब हमारा असेंबली लैंग्वेज आया तो उसके बाद हमारा आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो था एक ऐसा लैंग्वेज जिसका कोड इंग्लिश लैंग्वेज में था, मतलब यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा गया, इसीलिए इसको हाई लेवल कहते हैं। ये बहुत ही यूजर के क्लोज रहा। हम इंग्लिश में कोई चीज लिखते हैं, अभी मैं आपको इंग्लिश में पीडीएफ दी हूँ, कितना इजी हो रहा है समझना। ये 0 1 0 1 करके देखती तो कैसा लगता। वी यूज इंटरप्रेटर और कंपाइलर टू ट्रांसलेट कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। देखिए मशीन तो हमारा 0 1 ही समझता है, ये बात तो आप लोग गांठ मान लीजिए। जो मशीन 0 1 के अलावा तो कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हाई लेवल लैंग्वेज तक आ गए जो कि हमारे लैंग्वेज को समझे। तो अब मशीन कैसे समझेगा इंग्लिश को? मशीन को हम इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, जो कि या कंपाइलर बोल सकते हैं। इन दोनों का यूज करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो चलिए अब हम ये सारा समझ गया। तो ये हमारा क्या है? अब हमारा क्या बचा? एक लैंग्वेज और समझना बच गया, मिडिल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो देखिए मिड लैंग्वेज जो होता है सो ब्रिज होता है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में। मतलब असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का जो ब्रिज होता है वही हो गया मिड लैंग्वेज।
और ये बैलेंस करता है किसे, हार्डवेयर रिसोर्स को इजी प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, हमारा मिड लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सा आ सकता है, सी आ सकता है, सी प्लस प्लस आ सकता है और असेंबली लैंग्वेज आ सकता है। हाई लेवल में हमारा कौन आएगा, पाइथन और जावा जो है हमारा, जो आजकल बहुत ही चल रहा है वो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। आजकल सी लैंग्वेज भी कम चल रहा है। तो जैसे कि हम अभी पढ़े हैं उसके हिसाब से इसका आंसर हो गया मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है फ्लोट का, जब हम प्रिंट एफ करते हैं। तो चलिए हम सबका जान लेते हैं। ये है, ये हो गया किसके लिए हम यूज करते हैं, ये हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्लोट के लिए यूज करते हैं। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। और ये हम क्या यूज करते हैं, ये हम स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, एक छोटा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन याद भी रहता है जनरली। और ये क्या होता है, स्टेट लेवल का ही क्वेश्चन है। चाहूँ तो मैं सी के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ला सकती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो इसी लेवल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टैटिक, रजिस्टर और म्यूटेबल। तो देखिए इसका आंसर है म्यूटेबल, क्योंकि म्यूटेबल का यूज तो सी में होता ही नहीं है। अगर आप लोग सी पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, सॉरी, म्यूटेबल का यूज सी में नहीं होता और सी प्लस प्लस में होता है। ऑटो स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर्ड, ये सब सी में यूज होता है। ठीक है, आते हैं इसका आउटपुट, हमसे पूछा गया है जो इसका आउटपुट क्या है। तो x का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है। अगर x 0 है तो ट्रू, तो क्या x 0 है, नहीं, हमें 5 वैल्यू दिया गया है। तो अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम एल्स में जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब इसका आउटपुट बताइए। तो इसका आउटपुट अगर ध्यान से देखेंगे तो कैरेक्टर स्ट्रिंग में दिया हुआ है STET और हमें STR+2 यूज करना है। तो क्या होगा, इसका दूसरा वैल्यू पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ET। अब इसका आउटपुट बताइए जो क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आउटपुट बताइए। अगर i है 1 और i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू बताइए। तो पहले i का वैल्यू देखिए, यहाँ पे हम आए तो पहले आ जाएगा 1 और कब करना है, एक ही वैल्यू प्रिंट करना है। तो ये हो जाएगा लेस देन, मतलब ये 5 के बराबर हो जाए आए। देखिए ऐसे कैसे चलता है लूप, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट 1 आया, यहाँ पे 1 यहाँ पे आया, हाँ ये वैल्यू इससे छोटा है तो यहाँ आके 1 प्लस प्लस हो गया, मतलब ये 2 हो गया। फिर आया 2, ठीक है, फिर 2 यहाँ पे आ गया, 2 प्लस प्लस 3, फिर 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 हो गया 4, ऐसे ही हो गया 5। तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन सही। यहाँ 6 आया, अगर 6 यहाँ पे गया तो 6 तो ग्रेटर देन हो गया 5 से, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा 6 और इसका आंसर है 6। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए इसे। In C, what will happen if we open a file in R mode and the file does not exist? अगर C में हम फाइल में को R मोड में ओपन करते हैं, R मोड मतलब रीड मोड में ओपन करते हैं, तो फाइल एग्जिस्ट नहीं होता, तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा, F ओपन जो है रिटर्न कर देगा नल वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 23, which function is used to close an opened file in C? कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका यूज होता है ओपन फाइल को C में क्लोज करने के लिए। बहुत ही सिंपल आंसर क्या होगा, ये होगा F क्लोज। ठीक है, ये इंश्योर करेगा जितना भी बफर रिटर्न एलिमेंट है उसको क्लोज करना। अब देखिए, what does the mode A in F open signify? Open file for appending data added to the end, open file for return of a write file, open file for reading only, open file for both reading and writing। तो इसका आंसर होगा open file for appending data and added at the end। अब आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन, which file opening mode allow both reading and writing in an existing file without truncating it?
इट मतलब कौन सा ऐसा फाइल है जो ओपनिंग मोड में अलाउ करता है रीडिंग राइटिंग एग्जिस्टिंग को। देखिए हम एक एक का बता देती हूँ। इस 3 का मैं बता देती हूँ। आर प्लस का क्या यूज है, ये होता है रीड एंड राइट बोथ। जब फाइल एग्जिस्ट करता है तब ये रीड राइट दोनों कर सकता है। डब्ल्यू प्लस क्या कर सकता है, रीड और राइट करेगा जब फाइल ट्रंकेट हो जाएगा। ए प्लस क्या करेगा, रीड प्लस अपेंड करेगा। तो यहाँ ट्रंकेटिंग विदाउट ट्रंकेटिंग, तो इसका आंसर हो गया बी। क्योंकि डब्ल्यू क्या करता है, जब ट्रंकेट होता है तब काम करता है। ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन। इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता है आएगा, फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए। इससे मिलते हैं हम अगले क्लास में। स्टेट का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिए। तो पढ़ना मत छोड़िए एक भी दिन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। थैंक यू।